सो आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस क्या है, कैसे करना पड़ता है, प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाक से, सो दैट बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दे। ठीक है, और जितने भी कमेंट्स है एक बार देख लेना मेरे, एंड इवेंचुअली हम एलओडी 1, 2 एंड 3 उनके भी कमेंट्स डालेंगे। ठीक है, अभी प्रोग्रेशन में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन, लेट्स से इन लाइफ, ओ माय गॉड, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ नाउ। वन सेकेंड, वी विल सेट ईच एंड एवरीथिंग अप फर्स्ट, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रोग्रेशन में what do you mean by progression? First of all, progression means something is increasing. Progression means something is increasing, something is decreasing, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी इसमें हमारे पास तीन टाइप के प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में एक अरिथमेटिक आता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन तीन प्रोग्रेशन के अलावा कोई और है नहीं, और कोई और एग्जाम में आता नहीं है। अगर ये तीनों को समझ लिया, इन तीनों में क्या क्या समझना है, nth टर्म के पहले nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, उसके अलावा सम कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज द एवरेज, ये सारी चीजें पढ़ ली तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इतना सिंपल चैप्टर है, बट हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्चुअल कैट में आते हैं, सो दैट हमें एक आइडिया आ सके कि क्या हमको प्रिपेयर करना है और क्या हमको प्रिपेयर करना नहीं है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, सो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अच्छे से, और यहाँ पर मैं धीरे धीरे कमेंट्स ऐड करते जाऊंगा, सो दैट यू कैन रेफर टू इट। ओके, एंड इवेंचुअली तुम इसको ऑर्डर कर पाओगे बुक अपने घर के एड्रेस पे, सो दैट यू कैन स्टडी इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहता है? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली चीज, लेट्स से 3, 5, 6, 3, 5, 7, 9, 11, उसके अलावा 1, 5, 9, 13, 17, इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये क्या कैसे ग्रो हो रहे हैं? इन सब में जो डिफरेंस है यहाँ पर 2 का है, और इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और वो है 4 का। तो इसीलिए जब एक है ना कांस्टेंट डिफरेंस है, जब एक कांस्टेंट डिफरेंस से नंबर्स आगे बढ़ते हैं, तब हम बोलते हैं उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब हम उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी शिवम एक बात बताओ मुझे कि क्या ये डिफरेंस पॉजिटिव ही रहना चाहिए? क्या ये डिफरेंस नेगेटिव नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता है। अगर यहाँ पर 10 है, 9, 8, 7, 6, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कोई मैटर नहीं करता, डिफरेंस कैन बी ग्रेटर देन 0, डिफरेंस कैन बी इक्वल टू 0, डिफरेंस कैन बी लेस देन 0। ओके, अभी अभी उसके अलावा अभी हम देखते हैं कि अच्छा शिवम ये बता दिया, अगर मुझे मान लो सम निकालना है इस सीरीज का, तो मैं कैसे निकालूंगा? बट सम निकालने से पहले हमको एक जगह जाना पड़ेगा, वो है पहला टर्म और आखिरी टर्म। तो हम पहले टर्म को डिनोट करते हैं ए से, सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं ए प्लस डी से, थर्ड टर्म को डिनोट करते हैं हम ए प्लस 2 डी से। ये हो गया फोर्थ टर्म। तो इसको बोलते हैं ए जीरो, बोलते हैं A1, A2, A3, AN, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको A1 बोलेंगे तो फिर इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो हम अभी के लिए अभी हम फॉलो करेंगे ये वाला जो मैंने लास्ट में बताया ना, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। अभी तुमको एक चीज दिख रही होगी, 0D, यानी कि 0। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 है। ओके, अगर वहां पर अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर तुमने 1 लिखा शिवम, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 2D लिखा, यानी कि ये चीज 1 से कम है, ये तो मैं समझ गया हूँ। बराबर,
अगर तुम ये समझ गए हो तो हम क्या इसको जनरलाइज कर सकते हैं? क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, बोलो जल्दी जल्दी। यप। सो दिस लास्ट टर्म, दिस लेट से एन इज द लास्ट टर्म, एन नंबर सीरीज है, एन नंबर सीरीज है। ओके, एन नंबर सीरीज में, एन नंबर सीरीज में लास्ट टर्म, लेट से लास्ट टर्म जो है वो है nth। तो ए एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज ए प्लस उसमें से माइनस वन कर दो इंटू डी कर दो। ओके, बहुत बढ़िया। तो मुझे अभी है ना दो तीन चीजें मालूम पड़ी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हमने ये चीज है ना सिक्स सेवन सॉरी नाइन्थ या टेंथ में भी पढ़ी थी। ओके, तो अगर लेट्स से a is equals to a is equals to a1 is equals to a n is equals to a plus n minus वन इंटू डी। अभी एक बात बताओ मुझे, सम निकालना रहा तो क्या होगा इसका? सम निकालना रहा तो क्या होगा इसका? तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला है, अभी के लिए वो फॉर्मूला देख लो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला इज सिंपल, क्योंकि है ना यार फॉर्मूला कैसे फटाक से लर्न तो कर लोगे, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। एक बात बताओ मुझे, क्या डिफरेंस है दो स्टूडेंट्स में जो ये चैप्टर सेम तरीके से पढ़ रहा है? सपोज कर लो आपका दोस्त है जो पन्ने पलटा रहा है, अच्छा ये फॉर्मूला ये समझ गया, ये समझ गया, और ऑन द अदर हैंड यू आर लाइक थिंकिंग अच्छा ये ऐसा है, अच्छा इसके पीछे ये रीजन है। तो उसके अंडरस्टैंडिंग और आपके अंडरस्टैंडिंग में वो छोटा डिफरेंस रहेगा, और एक छोटा डिफरेंस 90 से 99 या 99 से IIM अहमदाबाद पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं सम इज इक्वल्स टू एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी मैं बताता हूं इसका रीजनिंग क्या है। सबसे पहली बात एक मान लेते हैं हम, एक सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। ओके, अब ये पांच नंबर्स है, कितने नंबर्स है? पांच नंबर्स, बराबर। एक बात बताओ, इस सीरीज का एवरेज क्या है? एवरेज क्या है? एक दो तीन चार पांच, फाइव ए प्लस वन डी टू डी थ्री डी फोर डी, टेन डी, और डिवाइडेड बाय फाइव। क्या आंसर आ रहा? ए प्लस टू डी, यानी कि ये वाला टर्म। अभी आपको एक मैजिक दिखाऊंगा मैं तुमको, अभी एक मैजिक देखो। ए प्लस ए प्लस फोर डी डिवाइडेड बाई टू, ए प्लस ए प्लस फोर डी डिवाइडेड बाई टू, क्या आता है आंसर? टू ए प्लस फोर डी डिवाइडेड बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस टू डी। अरे ये और ये तो सेम आ गया अभी। तो ये एक रूल है, क्या ये रूल है? जब पहला टर्म और आखिरी टर्म, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, अगर इनका एवरेज लो इंडिविजुअल, पहला टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज लो, सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म का एवरेज लो, तो इट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एरिथमेटिक मीन। इट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एरिथमेटिक मीन। ओके, इट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे एवरेज मिल गया, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम? एवरेज निकाल सकते हैं, तुमको ये पॉइंट समझा क्या? ये जो मैंने लिखा है ये कथा, ये समझी क्या तुमको? इसमें क्या है, अगर हमको एवरेज निकालना है एरिथमेटिक का, एरिथमेटिक सीरीज का एवरेज निकालना है, तो हम कोई भी दो टर्म को, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स को, कोई भी दो हम कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स को उठा सकते हैं, कोई भी हम कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स को उठा सकते हैं। ओके, कोई भी हम कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स को उठा सकते हैं और उसका एवरेज ले सकते हैं। ओके, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स को उठाओ और उसका एवरेज ले लो, सिंपल, बस। तो यही कंसेप्ट। अभी अगर मुझे एवरेज मालूम पड़ा, अगर सपोज मैं बोल रहा हूं 10 लोगों का एवरेज है 53% मार्क्स। ओके, ये 10 लोगों का एवरेज है 53% मार्क्स,
तो टोटल परसेंट कितना होगा इनका, या फिर मान लेते हैं लेट्स से ऑन एन एवरेज एक बॉय की दो गर्लफ्रेंड्स है, हम इसको रिवर्स भी देखेंगे, ठीक है। एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड है ऑन एन एवरेज, तो 10 लड़के की कितने गर्लफ्रेंड्स रहेंगे, 20। सिंपल है, बराबर। आपने क्या किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर लेट से एक गर्लफ्रेंड के दो बॉयफ्रेंड है, ओके, दो मोबाइल फोन लेकर दिया है उसको, तो दो बॉयफ्रेंड है। तो एक बात मान लो, ये है हमारा एवरेज। तो यानी कि अगर मैं 999 गर्लफ्रेंड्स की बात करूं, तो उनके कितने बॉयफ्रेंड रहेंगे, इंटू टू। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा बताओ, क्योंकि आपने क्या किया, एक एवरेज मालूम पड़ा आपको, और एवरेज को आपने टोटल नंबर से मल्टीप्लाई किया। आपने एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही रहता है, एवरेज का कंसेप्ट ही वही है। एवरेज का कंसेप्ट क्या है, अगर एक एवरेज को अपन टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक टोटल मिलेगा उस वैल्यू का। जैसे कि मान लेते हैं एक लड़के की इनका मतलब ऑन एन एवरेज जिसकी एज 23 टू 25, अरे पैकेज के बारे में तो हम भूल ही गए। सपोज आप बोलते हो ना एवरेज पैकेज 23 लाख है या 28 लाख है, मान लेते हैं जेबी का एवरेज पैकेज 28 लाख है, या आई एम अहमदाबाद का पैकेज 28 लाख है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, पूरे बैच का पैकेज कितना हुआ, अगर लेट से बैच में 100 लोग हैं, तो यानी कि 2800 लैक्स, बराबर। यानी कि 28 CR की बैच हो गई वो, बराबर। तो इसको बोलते हैं एवरेज। इसका मतलब क्या, अगर सम निकालना रहा तो हमको टोटल नंबर एन से मल्टीप्लाई इनटू एवरेज करना पड़ेगा। अभी एक बात बताओ, एन तो एन है, एवरेज क्या रहता है, एवरेज हम कोई भी निकाल सकते हैं, बट एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, ए। लास्ट टर्म की वैल्यू बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ये सब मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, और होप आप इसके नोट्स लेकर रख रहे हो, वैसे बुक्स में सारी चीजें लिखी हुई है, बट देन ऑल्सो एक अपने पर्सनल नोट्स एटलीस्ट फॉर्मूले के बना लेना लास्ट में, ठीक है। और क्या करो, अभी के लिए बनाकर रखो, बट इस फॉर्मूले बुक्स को जो भी है वो एकदम रिफाइंड रहनी चाहिए हमारी, ठीक है, एकदम रिफाइंड फॉर्मूला बुक रहनी चाहिए। चलो, तो अभी सबसे पहली चीज हमने क्या निकाला था, सम। सम इज n/2 फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये क्या हो गया, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ये हो गया हमारा सम, ये हो गया हमारा सम। हमको एवरेज भी निकालना आ गया, एवरेज क्या रहता है, a प्लस एल बाय टू, ओके। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स का एवरेज निकाल लेना एरिथमेटिक में, ठीक है। अगर ऑड नंबर सीरीज रही तो बीच वाला टर्म रहेगा, इवन नंबर सीरीज रही तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू कर देना, ओके। ये समझा होगा, 1 2 और 3 इनका एवरेज क्या है, 2। 1 2 3 और 4 इनका एवरेज क्या है, 5/2। तो इसका एवरेज या फिर इसका और इसका एवरेज, इसमें एवरेज प्रेजेंट रहता है। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे तो बीच में एवरेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो देखते हैं, अभी एक एक करके देख लेते हैं कि बुक में क्या देकर रखा है, ओके। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द डिफरेंस इज कॉमन, ऐसा बोल सकते हैं हम। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना रहा तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेना, तो अपने को डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी उसके अलावा इज गिवन बाय एल, ये हो गया, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलेस अच्छे से देख लेना। टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू गिवन क्वांटिटीज, ये भी हमने लिख लिया। हाउ टू इंसर्ट, अभी एक बात बताओ, डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। अरे हाँ, ये है ना, ये जो है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जब मैं सॉल्व करूंगा रियल एग्जांपल के साथ तब आपको ज्यादा समझेगा। बट लेट्स से कर लेते हैं ना सॉल्व। सपोज करो पहला टर्म है, सपोज करो ये वाला कंसेप्ट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर एक एरिथमेटिक सीरीज देकर रखे आपको, ठीक है,
एक अरिथमेटिक सीरीज देकर रखी है आपको। अभी आपको क्या करना है, आपको उनके बीच में टर्म्स ऐड करने, आपको उनके बीच में टर्म्स ऐड करने हैं। तो कैसे करोगे बताता हूँ, ठीक है। एक टर्म है पहला वाला, A1 है 10 और A10 है 50। ओके, समझ गया। अभी आप मुझे बताओ कि सारे के सारे पूरा सीरीज लिख दो आप। ठीक है, लिखेंगे। अभी एक बात बताओ, A10 क्या रहता है? A10 इज A+90, बराबर है A1+90। व्हाट इज A1? A1 इज 10। तो यानी कि A10 जो है वो है 10+90। तो A10 की वैल्यू क्या हुई? A10 की वैल्यू है 50, ये हो गया 10+90। अभी हम क्या कर लेते हैं, सिंस ये 9 से डिविजिबल रहना चाहिए तो मैं इसको 45 कर लेता हूँ। तो मैंने इसको 45 कर लिया। यार क्वेश्चन तो मेरा है ना, मैं कैसे भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 45, ये हो गया 45, बराबर। अभी आई गेस 55 रहना चाहिए, 1 सेकेंड, 55 कर दे, 55। तो अगर 55 में से 10 गए तो 45 रहते हैं, इज इक्वल्स टू 90। यानी कि डी कितना हुआ हमारा? 5 हुआ। अभी आप क्या करोगे, A1 इज 10, व्हाट इज A2? A2 इज A+D, यानी कि 10+5। व्हाट इज A3? A3 इज इक्वल्स टू A+2D, यानी कि 10+2 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 20। अभी एक बात बताओ मुझे, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या रहता है? दो टर्म्स के बीच का शिवम यार 5 है, तो यानी कि डी रहता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है डी। तो अगर A3 लिखने जाऊं तो मैं उसको A2+D लिख सकता हूँ। अगर मैं A4 लिखने जाऊं, क्या मैं उसको A3+D लिख सकता हूँ? क्या अगर मैं A5 लिखने जाऊं तो क्या मैं उसको A4+D लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिखेंगे हम, यानी कि अगर ये 15 है तो ये 20 है, ये है 25, ये है 30। इसको बोलते हैं इंसर्टिंग दी डिफरेंस। अगर आप यही फॉर्मूला वाइज देखने जाओ तो टफ लगता है, अगर ये आप फॉर्मूला वाइज देखने जाओ तो टफ लगता है। बट ये हमको है ना, जब क्वेश्चंस ऐसे रहे कि एक्स के वैल्यूज में रहे, तब ये काम में आती है ये चीजें। ठीक है, तो ये भी मैं सिखा कर रख देता हूँ कैसे निकालना है। सपोज nth टर्म, सपोज सेकेंड टर्म देकर रखा है, ठीक है। एक देकर रखा है n+1, एक देकर रखा है an+2। तो an+1 टर्म क्या है? A+n+1 -1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू A+ND। अगर an+2 देखो तो A+n+2 -1 इंटू डी, ओके, दैट इज इक्वल्स टू A+n+1 डी। सो दैट इज इक्वल्स टू A+ND, और ये क्या हो गया? A+ND+D। ओके, तो अभी मैंने क्या निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डी। सो डी इज लाइक, लेट्स से इसको एक वैल्यू मान लो, इसको एक वैल्यू मान लो, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स डिवाइडेड बाय, अगर इसको डिराइव करना है तो डिराइव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेट्स से b इज इक्वल्स टू n+2 टर्म, तो A+n+1 D। अभी एक बात बताओ, a है फर्स्ट टर्म, b है n कोई तो भी टर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डी हो गया B-A/n+1। इसको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एग्जांपल मैंने बताया दैट एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरीथिंग। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट अ कमेंट हियर। व्हाट कमेंट आई विल राइट? आई विल राइट, ठीक है। और फिर क्या करना है, ये डिफरेंस की जो वैल्यू है वो पहले टर्म्स में, फिर सेकेंड टर्म में, फिर थर्ड टर्म में 3 टाइम्स हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। ओके, एवरेज ऑफ एन एपी एंड द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी। एवरेज ऑफ एपी बता दिया मैंने, इवन मतलब कैसे निकालना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट उसका डिवाइडेड बाय 2 कर लूंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी गिवन टू टर्म्स आर देयर। दो टर्म देकर रखा है मैंने, लेट्स से थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म देकर रखा है, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ जरा? बता देता हूँ मैं, नॉट एन इशू। सपोज A3 इज, third term is 8, and what is eighth term? Eighth term is 28। मान लेते ये दो इक्वेशन देकर रखे अपने को, ठीक है।
A3 8 है और A8 28 है, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 8, और A8 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 28। अभी हम क्या करेंगे, 8 माइनस A3 कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 28 माइनस 8 20, विच इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5D। तो D की वैल्यू कहाँ आ गई, 20/5 दैट इज 4, बराबर। ये नीचे गया तो 20/5 दैट इज 4 आ गई, राइट। अभी हमको मालूम पड़ गया डी की वैल्यू तो 4 है, तो a प्लस 2 टाइम्स डी इज इक्वल्स टू 8, यानी कि a हो गया 0, और a8 क्या हो गया, a8 हो गया a प्लस 7 टाइम्स डी इज 2, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया। अरे ए की वैल्यू मिल गई तो फिर क्या ही फाइंड करना, ठीक है। 7 4 28, जी ए इज 0, बराबर। तो ये होता है फर्स्ट टर्म, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं अगर कोई भी हमको दो टर्म देकर रखा, तो अगर उनको एवरेज फाइंड करना है तो फिर एवरेज कैसे फाइंड करेंगे बताओ। एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं, लेट से उस एपी में कितने टर्म्स देकर रखे थे, 8, तो अगर 8 टर्म्स देकर रखे तो पहला प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 निकाल लेना। 8 की वैल्यू 28, पहले टर्म की वैल्यू है 0, तो आ गया 14 हमारा आंसर, बराबर। कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चंस करने वाले हम, अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी समझ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हम इतने करने वाले हैं। एलओडी 1 2 3 सब सब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अभी हम टाइप्स ऑफ एपी देखेंगे। टाइप्स ऑफ एपी क्या है, एक है इंक्रीजिंग एपी और एक है डिक्रीजिंग एपी। ओके, इंक्रीजिंग एपी मतलब क्या, जिसका डिफरेंस पॉजिटिव रहे। डिक्रीजिंग एपी मतलब क्या, जिनका डिफरेंस नेगेटिव रहे। ओके, अभी ये देखो, ये है सम। सम को कैसे प्लॉट कर रहे हैं, सम को कैसे प्लॉट कर रहे हैं। सो लेट्स से sum of one term, sum of two terms, sum of three terms, sum of four terms. So it is increasing slightly. So it is like this graph. It is not exponential, but it is in this way. ठीक है, काइंड ऑफ। बट वही सम ऑफ एन टर्म्स जो कि नेगेटिव था, नहीं सॉरी, जो जिसका पहला टर्म नेगेटिव था, जिसका पहला टर्म -10 -5, तो अच्छा ही नीचे जाएगा। सपोज एक है टर्म, एक सीरीज है, एक सीरीज है जो स्टार्ट होती है -10 -8 सॉरी -5 0 5 10। ओके, अगर इसको हमें प्लॉट करना है, और हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स प्लॉट कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मैं देख लू, ये है ग्राफ, ठीक है। हर एक में 5 5 का डिफरेंस है मान लेते हैं, ठीक है, हर एक में 5 5 का डिफरेंस है। सपोज, तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है -10, तो ये हो गया -5 -10। ओके, मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया 1 के अगेंस्ट में। दूसरा है -5, तो -10 -5 -15 होता है, ठीक है। फिर आ गया 0, यानी कि यहाँ पर ही है। फिर आ गया 5, यानी कि ये -10 हो गया। फिर आ गया ये ऊपर, ये हो गया 0। फिर आ गया ये 15, फिर आ गया ये ऊपर। तो ऐसे करके आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सारे नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स ऐड होते हैं, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो हमको ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट विल बी द लोएस्ट पॉइंट व्हेन द सम ऑफ सीरीज, when the sum of series is plotted, okay, and there is a lowest point to it। अगर लोएस्ट पॉइंट है यानी कि उसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, बट उसका जो स्टार्टिंग टर्म है वो नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। अगर मान लो किसी, अगर हम सम ऑफ सीरीज निकाल रहे हैं, ओके, और सम ऑफ सीरीज में एक लोएस्ट पॉइंट है, एक लोएस्ट पॉइंट है, तो यानी कि उसका फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव था, और उसका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, उसका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। समझ गए। और एक बार वो जाएगा नीचे और फिर उसके बाद ऊपर आएगा, यानी कि इसमें डेफिनेटली एक टर्म रहेगा, जी सॉरी, एक सम रहेगा, वो जस्ट ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। तो हमको वो टर्म फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी द पॉइंट
जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। Sn जस्ट लेस देन 0, Sn जस्ट लेस देन 0, ठीक है। The specific case of sum to n1 terms being equal to sum of n2 terms, okay। S1 is equals to S2 पॉसिबल है, हाँ, बट ये क्वेश्चंस में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। डिक्रीजिंग एपी क्या रहता है, धीरे 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 डिक्रीज होता है, ओके। अभी जो चीजें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सीखी, एग्जैक्टली वही चीजें हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेप्लिकेट करनी है। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि क्या। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या रहता है, जैसे कि एरिथमेटिक में क्या हो रहा था, हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहता है। बट अगर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन रहा तो क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हमको एरिथमेटिक मीन निकालना रहा, तो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते थे। लेट्स से देयर आर ओनली 2 नंबर्स ए एंड बी, तो हम क्या निकालेंगे एरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2। बट अगर वही ज्योमेट्रिक मीन रहा, तो हम क्या निकालेंगे, रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है डिफरेंट। सो ज्योमेट्रिक मीन में एक चीज ध्यान में रखना है, वो है कि अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उसमें अगर पहला टर्म है ए, तो दूसरा टर्म रहेगा ए इंटू आर, तीसरा टर्म रहेगा ए इंटू आर स्क्वायर, चौथा टर्म रहेगा ए इंटू आर क्यूब, उसके बाद रहेगा ए इंटू आर टू द पावर 4, फिर ए इंटू आर टू द पावर 5, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा एक रेशियो रहता है, और रेशियो कैसा रहता है, बी अपॉन ए, यानी कि a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू a4 अपॉन a3, यानी कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। जैसे कि ज्योमेट्रिक में कैसा रहता था, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का डिफरेंस, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का डिफरेंस, ओके। अभी जब वहां पर सम ऑफ एन टर्म्स, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, लेट से क्या गारंटी है आर की वैल्यू क्या रहेगी, बताओ आप। आर की वैल्यू क्या रह सकती है, आर कैन बी ग्रेटर देन जीरो, आर कैन बी लेस देन जीरो ऑल्सो। सपोज आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव वन, तो यानी कि क्या, सॉरी नेगेटिव 1/2। सो अगर मेरा पहला टर्म है 1, तो सेकेंड टर्म रहेगा -1/2, इसको +1/4, ये हो गया -1/8 प्लस 1/16 -1/32 एंड सो ऑन, ठीक है, वैसा है। सेकेंड चीज, अगर हमको आर लेस देन वन बाय, सो आर कैन बी ग्रेटर देन जीरो, आर कैन बी लेस देन जीरो, ओके। व्हेन आर इज ग्रेटर देन जीरो, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आर इज बिटवीन 0 to 1 एंड आर इज ग्रेटर देन 1, ओके। आर कैन बी 0 to 1 एंड आर कैन बी 1 से लेकर इंफिनिटी तक के, ओके। ये सब छूट छोड़ दो, ये मैंने कुछ डिफरेंट सिंबल्स यूज किए हैं, जो कि मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आप कभी, ठीक है। सो व्हेन आर इज ग्रेटर देन जीरो, देयर आर टू कंडीशन, 0 to 1 एंड 1 से लेकर इंफिनिटी तक के। व्हेन आर इज लेस देन जीरो, सो देर इज फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1 एंड -1 से 0। अब इन चारों पॉसिबिलिटीज में क्या फर्क है, इन चारों के चारों पॉसिबिलिटीज में क्या फर्क है, तो मैं बताता हूँ फर्क क्या है इसमें बॉस, ठीक है। फर्क मैं बताता हूँ तुम्हें। फर्क ये है कि जब आर 0 से 1 के बीच में रहता है, तो लेट से 1/2 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। अभी एक बात बताओ, ये वैल्यू इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बताओ। ये वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग है। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
0। तो इसमें क्या रहता है, इसमें है रहता है सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, मतलब सम ऑफ टर्म्स टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो इसकी एक वैल्यू रहती है 1/1 - r। तो इसमें निकलता है सम ऑफ इंफिनिटी। वैसे ही अगर ये टर्म -1/2 रहा तो भी ये 1/इंफिनिटी की तरफ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। सी, 1/+इंफिनिटी या 1/-इंफिनिटी, दिस टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, टेंड्स टू बिकम 0। ठीक है, सो इसमें भी इस सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला रहता है a/1 - r। बट अगर r इज ग्रेटर देन 1, इफ r इज ग्रेटर देन 1, सपोज कर लो 1, फिर इसके बाद 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 32, तो ये तो डायरेक्ट इंफिनिटी तक के जा रहा, तो इन सबका सम इंफिनिटी तक के नहीं निकल सकता। इवन व्हेन r इज लेस देन 1, तो भी इनका सम इंफिनिटी तक के नहीं निकल सकता। तो अगर सम ऑफ इंफिनिटी तक के नहीं निकल सकता तो तुम बताओ कि कितना पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही बता दो बॉस, कितना पॉसिबल है। तो कितना पॉसिबल है ये बताता हूँ। कितना पॉसिबल रहेगा, लेट्स से सम ऑफ n टर्म। सो सम ऑफ n टर्म्स इज a r⁻n-1 अपॉन r-1। और यही अगर r नेगेटिव रहा तो भी वैसे ही निकालेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। बट अगर r इज बिटवीन 0 to 1 तो कैसे निकालेंगे, तब हम निकालेंगे Sn a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। when r is less than 1, when r is less than 1, then we follow this formula. when r is greater than 1, we follow this formula. ओके, ये चीजें अपने दिमाग में रजिस्टर कर दो, ये चीजें अपने दिमाग में रजिस्टर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बता दिया मैंने। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने छोटे फॉर्म में बताया था, लेट्स एक बड़े फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एकदम थोड़ा सा। ए एन कैसे लिखते हैं हम, ए इंटू r⁻n-1। लेट से ए एन को मैं बी लिखूं, तो b इज इक्वल टू ए r⁻n-1। परफेक्ट। अभी r⁻n-1 इज इक्वल टू बी, ए को नीचे शिफ्ट किया, बराबर। अभी मैं क्या करूंगा, 1/n की पावर लूंगा, n-1 इंटू 1/n-1। यहाँ पर भी b अपॉन ए टू द पावर 1/n-1, तो ये कट गया। तो r इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर 1/n-1, सिंपल, बस। तो ये हो गया r अपॉन n-1। तो डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, b कौन सा टर्म है। ओके, डज नॉट मैटर, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, यूज दिस। ओके, यूज माय टर्म। अरे यार, ये करूंगे इजी पड़ेगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। फायदा किसका होगा, मेरा या आपका। मेरा हो गया ना, अभी आपकी बारी है, तो इसमें से पूरा का पूरा फायदा लेकर जाओ, एक भी चीजें मिस नहीं करना। ठीक है, चल बढ़िया। अभी इसमें आते हैं, ये मैंने बता दिया। ओके, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यप। ओके, ये भी कर सकते हो, ये हमने फाइंड कर लिया, ये भी हमने फाइंड कर लिया। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हेन r इज लेस देन 1, व्हेन r इज लेस देन 1। ओके, व्हेन r इज लेस देन 1। अगर ये r इज लेस देन -1, तो इट इज पॉसिबल कि -10 का भी निकले। ठीक है, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आएगा अपने को। इंक्रीजिंग जीपीस इन टाइप 1। तो अभी यहाँ पर है ना, इन्होंने क्या किया, सम ऑफ एन टर्म्स निकाला, सम ऑफ एन टर्म्स को प्लॉट किया, तो ये देखो एकदम एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रही है। ये है इंक्रीजिंग जीपीस। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपीस, इंक्रीजिंग जीपीस, और जिसमें पहला टर्म पॉजिटिव है, तो पहला टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये थोड़ा ऊपर रहेगा और यहाँ से एक्सपोनेंशियल जाएगा। इंक्रीजिंग जीपीस टाइप 2, जिसमें से क्या हो रहा है, पहला टर्म नेगेटिव था एंड कॉमन रेशियो इज लेस देन 1।
यार देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है? ये चारों के चारों टाइप्स को हमें अच्छे से समझना है, तो एक-एक करके समझते हैं। तो ये है ना, हमको पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन 0, ओके? कॉमा जो रेशियो है, वो रेशियो इज ग्रेटर देन 1। सेकंड कंडीशन, a is greater than 0, r is between 0 and 1. Third condition, a is less than 0, r is greater than, ओ यार ये तो मल्टीपल कंडीशंस बन सकती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू लर्न द ग्राफ, बट अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। सो जो केसेस दिए वही केसेस हम पढ़ेंगे। क्या देकर रखा है? पहला टर्म है ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, एंड जो रेशियो है इट इज ग्रेटर देन 1। सो r इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाला ग्राफ बन रहा है। तो देखो एक्चुअली यहाँ से बनना चाहिए था, ठीक है? और ये ऐसा जाना चाहिए, ओके? एक्सपोनेंशियल। अभी सेकंड चीज में क्या देखते हैं हम? सेकंड चीज में देखते हैं, लेट्स से दिस, इसमें क्या है? पहला टर्म है नेगेटिव, बट जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है। कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो इट विल कहीं तो भी ये जाकर रुकेगा, ठीक है? अगर डिक्रीजिंग जीपी है, ओके, और जिसका पहला टर्म पॉजिटिव है, तो ये डिक्रीजिंग 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 करके यहाँ तक के पहुंचेगा, और इसमें आर जो है वो लेस देन 1 है, ओके? अभी ये दूसरा डिक्रीजिंग जीपी जिसमें पहला टर्म नेगेटिव है और जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये एकदम नीचे जाएगा। सो इसका रेप्लिका ये हो गया, बराबर। अभी हम आते हैं हार्मोनिक में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत कम यूज होता है, एग्जाम्स में भी उतना ही कम आता है, बट कंसेप्चुअल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन परस्पेक्टिव, ओके? सो हार्मोनिक मीन में क्या होता है? सपोज देयर इज टर्म ए बी सी डी, तो इनका जो रेशियो, इनका जो इनवर्स है, जैसे 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, ये जो है वो अरिथमेटिक मीन में रहता है। ये जो रहता है वो रहता है अरिथमेटिक मीन में, ठीक है? अरिथमेटिक मीन में रहता है। सो नाउ हाउ वी विल डू इट? वी विल, अभी हम है ना इसके फॉर्मूलेज डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। फॉर्मूलेज डायरेक्ट लर्न करेंगे क्योंकि अगर हम इसके डेरिवेशन में गए तो डेरिवेशन में पहले आप कंफ्यूज होंगे, दूसरा इट इज नॉट रेलेवेंट टू द एग्जाम बॉस। जो चीज रेलेवेंट नहीं है उसमें हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करें, बराबर? तो फटाफट आगे बढ़ेंगे, जो चीज काम की नहीं है, राइट? So there is no general formula for the sum of any number of quantities in harmonic progression. Questions in HP are generally solved by inverting the terms and making use of the properties of corresponding AP. तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन आए तो बस उसको रिवर्स करते जाओ और रिवर्स कर कर सॉल्व करना, सिंपल, ठीक है? थेरीज रिलेटेड टू प्रोग्रेशन, क्या है थेरीज रिलेटेड टू प्रोग्रेशंस? अच्छा, ये एक समरी देकर रखा है। सपोज इट इज लाइक दिस, अगर ए जी और एच देकर रखा है, सो कभी भी अगर 3 नंबर है, हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 नंबर में से there is a condition that arithmetic mean will be greater than geometric mean will be greater than harmonic mean। ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न करके रखो। इसका डेरिवेशन अगर समझना है तो तुम डेरिवेशन समझ सकते हो, बट इट इज अप टू यू। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, arithmetic mean is always greater than geometric mean will be greater than harmonic mean, ठीक है? तो ये चीजों को मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। अभी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है? इसका ब्रेकअप, कंसीडर द क्वेश्चन व्हिच अपीयर्ड इन दिस थिंग। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वी विल सी व्हाट आर द यूजफुल रिजल्ट्स। नाउ हम क्या देखेंगे? यूजफुल रिजल्ट्स देखेंगे और फिर वर्कड आउट प्रॉब्लम्स देखेंगे, ओके? फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखना शुरू करेंगे। सो सबसे पहली बात क्या है? व्हाट इज द यूजफुल रिजल्ट्स, या फिर ऐसा थेरीज नहीं बोल सकते, दिस आर रिजल्ट।
These are like interpretations and nothing else. These are like interpretations. So if the quantity, let's say, मैं ना हर एक इसको एक्सप्लेन करूंगा. इफ यू विश यू कैन जस्ट रीड दिस एंड यू कैन स्किप द वीडियो. बट अगर आपको जस्ट एक बार ओवरव्यू करना है मेरे साथ ही, सो दैट आगे जाकर तकलीफ ना हो, तो ठीक है, एक बार ओवरव्यू कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहली बात क्या है? If the same quantity be added to or subtracted from all the terms of an AP, अगर एक सेम क्वांटिटी है, सपोज एक ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है. अगर एक क्वांटिटी मान लेते हैं एन, एन को अगर हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर सपोज 5 को हम ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हर एक इसमें, तो ए प्लस फाइव होगा, ये ए प्लस फाइव प्लस डी होगा, ये ए प्लस फाइव प्लस टू डी होगा, ये ए प्लस फाइव प्लस थ्री डी होगा. तो अभी एक बात बताओ, इसमें क्या डिफरेंस चेंज हुआ? नहीं. बट क्या इसमें फर्स्ट टर्म चेंज हुआ? हाँ. तो यानी कि सिर्फ फर्स्ट टर्म और सिर्फ डिफरेंस सेम रहेगा, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, वो ये बोल रहा है. अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अगर मैं सबको दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सबको दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या इसका डिफरेंस चेंज होगा? क्या इसका फर्स्ट टर्म चेंज होगा? फर्स्ट टर्म विल चेंज. ओके. ए का टू ए हो जाएगा एंड डिफरेंस विल बिकम नाउ टू डी एंड फोर डी. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? टू डी. पहले डिफरेंस था डी, अभी डिफरेंस हो गया टू डी. ठीक है. पहले डिफरेंस था डी, अभी डिफरेंस हो गया टू डी. वेरी गुड. वेरी 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 गुड. If all the terms of GP be multiplied or divided by the same quantity, अगर सपोज जीपी है, अगर जीपी को, जीपी का पहले निकाल लेते हैं ना. तो सपोज एक जीपी है, जीपी क्या है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये है जीपीस. ठीक है. अगर हमने रेशियो ले लिया, सपोज हमने इसको किसी मल्टीप्लाई डी से मल्टीप्लाई किया, तो डी हो गया, डी आर हो गया, डी आर स्क्वायर हो गया, डी आर क्यूब हो गया. तो इसमें क्या रेशियो चेंज हुआ? नहीं, सिर्फ सीरीज चेंज हुई. और इसमें कभी भी हम एडिशन करके, अगर हमने सपोज इसमें ऐड कर दिया एम, अगर इसमें ऐड कर दिया एम, तो ये कुछ सीरीज रहेगी ही नहीं, वो सीरीज ही नहीं रहेगी. ठीक है. तो ये हो गया. फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ. इफ ABCD आर इन GP, दे आर ऑल्सो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सेंस प्रोपोर्शन में रहते हैं. A अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/r. ओके. ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने पढ़ा है. इफ यू अज्यूम दैट देर आर थ्री टर्म्स इन एन AP, जब भी थ्री टर्म्स रहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हमेशा a माइनस डी, a और a प्लस डी लेना. ऐसा मत कर देना, ये ऐसा मत करना कि पहला टर्म ए ले लिया, फिर दूसरा टर्म ए प्लस डी और तीसरा टर्म ए प्लस टू डी लिया. ये कभी नहीं करना, ये कभी भी नहीं करना. ओके. सो देखते हैं अभी हमारा ये वाला रूल. ठीक है. अगर पांच टर्म्स रहे तो, फॉर अज्यूमिंग लेट्स से देयर आर फाइव टर्म्स इन एन एपी. ओके. इफ देयर आर फाइव टर्म्स इन एन एपी, देन यू कैन अज्यूम दिस थिंग. ठीक है. यू कैन अज्यूम दिस थिंग. अगर a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अगर चार टर्म्स रहे, अगर चार टर्म्स रहे, तो भी क्या करना मैं बता देता हूँ. ये मैं यूज करता था, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी. ओ माई गॉड, ऐसे में तो तुम्हारे आंखों पूरा फोन टर्न करना पड़ेगा. ए, वन सेकेंड. या सो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, जब चार टर्म्स रहे तब ये वाला यूज करना. ठीक है. चलो, अभी उसके बाद हम देखते हैं बाकी की चीजें. फॉर अज्यूमिंग थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, अज्यूम देम एज ए, ए आर स्क्वायर. और हाँ, अगर तीन टर्म्स रहे जीपी में, तो ये वाला यूज करना हमेशा. ओके. ए अपॉन आर, ए और ए आर. ठीक है.
क्योंकि क्या होता है जब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने की बात आती है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज लाइक ये वाला बीच वाला टर्म रहता है ज्योमेट्रिक मीन, बट दिस हेल्प्स यू अलॉट, दिस थिंग हेल्प्स यू अलॉट। ओके, उसके बाद क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लेट इज डिनोटेड बाय एस। तो एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अरे हाँ यार, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर उसका स्क्वायर रहा, उसका अगर स्क्वायर रहा, जैसे उसका ये स्क्वायर रहा, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, द फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। अगर उसका स्क्वायर रहा तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। एंड उसके अलावा अगर ये क्यूब्स रहा, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, ओके। तो ये अच्छी चीज है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कीप इट लर्न, लर्न इट प्रॉपरली, कोई इशू नहीं है। ये हो गया, ओके। टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर पहले ऑड एन नेचुरल नंबर्स है, तो उसका जो सम रहता है वो रहता है एन स्क्वायर, उसका जो सम रहता है वो एन स्क्वायर रहता है। अगर क्यूब का ऐड कर रहे हैं तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अगर वन प्लस टू प्लस थ्री है तो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। अगर इसको स्क्वायर करते हैं हम तो यहाँ पर क्यूब आता है, ठीक है। वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, इसका क्या है सम, एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ठीक है। ये है फॉर्मूला उसका। तो ये हमने फॉर्मूला लर्न कर लिया है, ये भी लर्न कर लिया। अभी उसके अलावा लेट्स से देयर आर एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो उसका एन स्क्वायर है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर से तो इसकी मेथड बता देता हूं मैं, कोई ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर लर्न किया तो अच्छी बात है। हमारा सम है टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस टिल एन, ठीक है, टिल टू एन। तो इसमें क्या करना है, सबसे टू कॉमन निकाल लेना, तो वन प्लस टू प्लस थ्री टिल एन। इसमें ना एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि एन मतलब क्या, एन मतलब क्या, एन मतलब क्या। तो यहाँ पर एन मतलब सी, द लास्ट टर्म इज टू एन, स्टार्टिंग टर्म इज टू, ओके। तो ताकि अगर टू कॉमन निकाला तो वन प्लस टू प्लस थ्री टिल एन, और इसकी वैल्यू क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। और ये टू टू कैंसिल हो गया, इसीलिए एन इंटू एन प्लस वन हो गया आंसर, बराबर। 12 देखते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन एन where n is the natural number. Suppose if n is odd, to find the sum of odd numbers. अगर सपोज ऑड नंबर्स है, अगर सपोज ऑड नंबर्स है, जैसे वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, तो हम उसको एन स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। यार ये ना चीज काम की नहीं है, मैं बता देता हूँ इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सपोज अगर n है 15 और तुमको फाइंड करना है इवन नंबर्स का सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सो इट विल बी 15 स्क्वायर, सॉरी 15 नहीं, 15 डिवाइडेड बाय, मतलब कितने ऑड नंबर से पहले 15 टर्म्स में, उतना फाइंड करना है तुमको, प्लस दिस नंबर। सो क्या कर लेना, सिंपल है बॉस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेना कितने हैं, ठीक है। सो व्हेन n इज ऑड, सो यू कैन यूज 15 प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर। क्योंकि n अगर 15 है तो देर आर 8 नंबर्स दैट आर ऑड। बता देता हूँ कैसे। यू व्हाट यू विल सी इज, वी विल डू दिस थिंग, वी विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। वी हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस। जैसे सपोज कर लो, अपने को बता कर रखा है, चलो ये मान लेते हैं 15 का फिगर है, चलो मान लेते हैं 15 का फिगर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 15 का फिगर है तो अभी हमको क्या बोला है, मुझे बताओ सम ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है बॉस, हम सम ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड करेंगे। वन से लेकर थ्री फाइव सेवन टिल, उन्होंने क्या बोला है, 15 तक की बात कर रहे हैं। तो 15 तक के अभी बताओ आप कितने ऑड नंबर्स है, कितने ऑड नंबर्स है 15 तक के। देखो, वन से लेके 14 तक के सात ऑड और सात इवन नंबर्स है, बराबर। बट जब ये 15 आ जाता है तो और एक नंबर ऐड हो गया, तो यानी कि 8 ऑड नंबर्स हो गए,
यानी कि कितने हो गए 8 ऑड नंबर्स। सो ये क्या हो गया, n है 15 प्लस 1 divided by 2 का whole square, because this is 8 square, because this is 7 plus 1 whole square, and 7 was equally distributed for 14 numbers and this was an extra one, so this was an extra one। ठीक है, तो ये 12 हो गया। अब ये उसके बाद देखते हैं, बट अगर वही n इवन रहा, बट अगर वही n इवन रहा तो क्या है, सपोज 16 है, तो यानी कि 1 से लेकर 16 तक के आधे नंबर है ऑड, आधे नंबर है इवन, तो इसमें ऑड नंबर्स का सम क्या हो गया, n स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, अभी इसके बाद हम देखते हैं टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इफ n इज इवन, सम ऑफ इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n। यार ये ना बात ऐसी है कि फॉर्मूला फाइंड करना मतलब वही के वही कैलकुलेट करना इजी रहता है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज अगर आप याद करने जाओ तो मतलब आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मतलब डू इट, मतलब यू विल बी एबल टू कीप इट लर्न। ठीक है, तो थोड़ा टफ रहता है, मतलब इतने फॉर्मूलेज कौन लर्न करेगा यार, दैट्स द थिंग। तो मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ अपने। नोट ये है कि अंडरस्टैंड दिस बट learning them is tedious, you can skip learning। ठीक है, सिर्फ लर्निंग स्किप करो, अंडरस्टैंडिंग स्किप नहीं करना है। मैं तो मालूम पड़ा अंडरस्टैंडिंग भी स्किप कर दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ काउंट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ काउंट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ काउंट, 1 second, the number of terms in a count if we are counting in steps of 1 from n1 to n2 including both the ends points, we get n2 minus n1 plus 1 numbers। ओके, एक बात, जब भी नंबर्स ऑफ टर्म्स इन अ काउंट, ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बताता हूँ क्यों, क्योंकि है ना इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि यार 1 से लेकर अगर n तक के टर्म्स है तो इसमें कितने टर्म्स रहेंगे, अगर 3 से लेकर n तक के टर्म्स है तो कितने रहेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन का, और एक बेसिक कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन का। सपोज अगर आप a माइनस बी कर रहे हो या फिर आप 5 माइनस 3 कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, a के अंदर से कंप्लीट b निकाल रहे हो इंक्लूडिंग b। सो अगर 5 माइनस 3 कर रहा हूं तो 3 भी निकल जाता है। जैसे अगर n माइनस 5 कर रहा हूं तो n में से 5 टर्म्स गायब होंगे, सिंपल। वैसे ही अगर सपोज 100 से लेकर 200 तक के कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स है, तो जब मैं 200 माइनस 100 कर रहा हूं तो 100 भी नंबर गायब हो गया, तो ये 100 को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 100 से 200 के बीच में अगर दोनों को इंक्लूड किया मैंने, सो देर आर लाइक 101 नंबर, समझे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पर है ना बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो दैट्स वाई अगर मैं n1 और n2 ले रहा हूँ, अगर मैं मान लो n1 और n2 ले रहा हूँ, और अगर इसमें से इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स है, तो n1 माइनस n2 प्लस 1। ठीक है, if we are counting in steps of 1 from n1 to n2 including only one end, we get this। हाँ, अभी देख लेते हैं, ये तीनों के तीनों चीजें देख लेते हैं। n1 से n2 के बीच में कितने नंबर्स है। पहला केस है कि दोनों को इंक्लूड करो, दूसरा केस है कि सिर्फ 1 को इंक्लूड करो, और तीसरा केस है कि दोनों को इंक्लूड मत करो। ठीक है, दोनों को इंक्लूड मत करो। तो n1 माइनस n2, अगर दोनों को इंक्लूड कर रहे हो तो प्लस 1, अगर सिर्फ एक को एक्सक्लूड कर रहे हो तो दिस, और अगर दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हो तो दिस। n1 माइनस n2 ये कॉमन कंडीशन है, सिर्फ एक को इंक्लूड करना है।
जब तुमको दोनों को इंक्लूड करना है तो ऐड 1 करो, जब दोनों को गायब करना है तो सब्ट्रैक्ट 1 करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स, ओ ओ ओ ओ ओ नंबर ऑफ टर्म्स, या example 16 and 25 both included, there are 9 plus 1 is equals to 10. Okay, between 100 and 200 excluded, there are 100 minus 1 99 नंबर। सर ये तो ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अभी हाँ, अगर इनके बीच में ऑड और इवन नंबर फाइंड करना रहा तो नॉट एन इशू। जैसे मैंने एक समझा देता हूँ, 100 से 200 के बीच में पहला, दूसरा और तीसरा कंसेप्ट, इसमें से क्या किया, बोथ इंक्लूडेड, ओनली वन इंक्लूडेड, नो इंक्लूडेड। अभी इसमें बताओ इवन नंबर कितने हैं, अगर दोनों के दोनों को इंक्लूड कर दिया तो पहले देखना पड़ेगा कि मुझे पहला नंबर, सबसे पहले है ना सिंपल, ये वाला निकाल लो, ये वाला निकालना सबसे इजी रहता है। तो क्या किया मैंने यहाँ से, ठीक है, 200 - 100, 200 - 100 निकालना, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 50 इवन नंबर्स है, 50 ऑड नंबर्स है। अभी तुम बताओ किसको इंक्लूड करो, 100 से 200 के बीच में 200 नंबर इंक्लूड हो गया। ठीक है, 200 को इंक्लूड करके 50 इवन है, 50 ऑड है, 100 को इंक्लूड नहीं किया। अगर तुम बोल रहे हो 100 को इंक्लूड करना है तो दैट विल बी 51 इवन। अगर तुम बोल रहे हो, अगर यही 101 से लेकर 201 रहता तो मैंने यहाँ पर 101 को इंक्लूड किया, तो मैंने बोलता 51 ऑड एंड 50 इवन, अगर दोनों को इंक्लूड किया तो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको एक बार सांस लेके अच्छे से अंडरस्टैंड करो और तभी आगे बढ़ना, व्हेन यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, नहीं तो मत बढ़ना। ठीक है, इन जनरल वी आर काउंटिंग द स्टेप्स फ्रॉम n1 टू n2 इन इक्वल स्टेप्स। ओके, हाँ अभी ठीक है, अगर 3 से डिवाइड किया, अगर 4 से डिवाइड किया, मतलब डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, जो हमने नंबर सिस्टम में भी देख कर रखा था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वर्कड आउट प्रॉब्लम्स और सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है सॉल्व एग्जाम्पल, जिनको हम अच्छे से करेंगे और फिर एलओडी करेंगे। ओके, और एलओडी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मुझे लगते हैं कि अच्छा ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छे हैं, तो मैं रेगुलर रेगुलर अपडेट करूंगा और चैप्टर को रिवाइज करने के टर्म्स में भी मैं उन्हीं क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखूंगा। और ये बुक भी आप ऑर्डर कर पाओगे एज सुन एज इट इज रिलीज। तो एक बार व्हाट्सएप पर देख लेना कि रिलीज हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सॉल्व क्वेश्चंस, एक एक करके आराम से समझेंगे, कोई गाई नहीं। ठीक है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ लर्निंग। तो सिर्फ हम एलओडी 1, मतलब क्या है, जब हम तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो सिर्फ एलओडी 1 तक के देखो, एलओडी 2 में अभी मत जाना। एलओडी 2 कब जाना, जब तुमने पूरा का पूरा अरिथमेटिक कवर कर लिया है, ठीक है, या फिर नंबर्स वाला पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, तभी जाना, नहीं तो क्या होगा, तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। और इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल टू टच द मॉक्स इस चैप्टर पे। वी विल टच द मॉक्स, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोगे तो वहां पर मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ, अच्छा ये स्टार्ट करो, ये स्टार्ट मत करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सारी चीजें। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, इट इज रियली अ प्रॉब्लम। दो पर्सन है, रामू धोबी, कालू मोची, हैव जॉइंड डोंकी वर्क एसोसिएट्स। क्या क्या नाम है, रामू धोबी एंड कालू मोची स्टार्टेड विथ एन इनिशियल सैलरी ऑफ 500, एंड who said रामू स्टार्टेड एंड कालू स्टार्टेड, कालू स्टार्टेड विथ 640 की सैलरी। ठीक है, विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 25 एंड 20, इसमें 25 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इन विच ईयर विल रामू धोबी स्टार्ट अर्निंग, मतलब कौन से ईयर में रामू ज्यादा कमाएगा एज कंपेयर टू कालू। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, ऐसा टर्म ढूंढना है, ऐसा टर्म ढूंढना है जिससे ए एन, सॉरी ए एन की जगह मैं आर एन लिखता हूं, विल बी ग्रेटर देन के एन। ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात बताओ, आर एन को कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
n is year the number of years, कितने साल लगेंगे, n is number of years। तो अभी आप देखो a क्या है 500 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो मुझे निकालनी है माइनस 25। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं सो 500 माइनस, मैं इसको है ना बहुत बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि अरे मुझे तो IIM अहमदाबाद जाना है या मुझे ये कॉलेज जाना है तो ये ऐसे से कैसे चलेगा। बॉस बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपन ने टारगेट रखेंगे 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। जब आप यहाँ पर 99 परसेंटाइल पर आना स्टार्ट हो रहे हो, 95 परसेंटाइल मान लो, तो तब आप IIM अहमदाबाद के ख्वाब देखना शुरू कर सकते हो। उसके पहले IIM अहमदाबाद का ख्वाब देखना भी गलत बात है। ओके, तो जब तक के तुम्हारे 95 परसेंटाइल नहीं आते, देखना भी नहीं कि कितना पैकेज है, क्या है, कैसे मिलेगा। ना ना ना, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया 475। उसके बाद के एन क्या है, के एन इज 640 प्लस n माइनस 1 इंटू 20 बराबर 640 में से 20 गए 620 प्लस 20 है। और हाँ, मैं कुछ ऐसा क्लासेस अप्रोक्सीमेशन में मैंने कुछ अपने बेसिक लेक्चर्स में कवर करके रखे हैं सीईटी के या नॉन ओएमईटीज के, तो उसमें देख लेना ये अप्रोक्सीमेशन, मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी हमको क्या बताना है, आर एन माइनस के एन इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आर एन इज ग्रेटर देन के एन। तो मैंने क्या लिखा, 475 प्लस 25n इज ग्रेटर देन 620 प्लस 20n। बहुत बढ़िया। अभी मैंने क्या किया, 20 को इस साइड शिफ्ट किया, यानी कि 5n इज इक्वल टू 620 माइनस 475। ओके, अभी मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो इसीलिए 5n इज ग्रेटर देन 620 माइनस 475। यहाँ से 25 उठाया तो 500 तक के पहुंचा, और यहाँ से 120 उठाया तो 145 इज 5 है। सो n इज ग्रेटर देन 145 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, 5 9 45। सो इन on 29th year, on 29th year he will be earning more। so total difference कितना हुआ, यानी कि आज से 28 साल बाद, आज से 28 साल बाद। ठीक है, एक बार अच्छे से दिखा देता हूं मैं। सपोज n इज इक्वल टू 29, सो ऑन द 29th ईयर ही विल बी अर्निंग मोर, तो रामू विल बी अर्निंग मोर देन कालू। बट पहला साल तो हमारा आज है, तो यानी कि 28 साल बाद, यानी कि 28 साल बाद। बहुत बढ़िया। तो अभी देखते हैं हम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8 अप टू 100 टर्म। ओके, यानी कि एक एक के 500 होंगे। ठीक है, तो यही वाला देख लेते हैं क्वेश्चन 2.2। अभी क्वेश्चन 2.2 करेंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पर है ना, मैं सीरीज को स्प्लिट कर देता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 50, और यहाँ पर क्या है, माइनस 6 माइनस 7 टिल माइनस समथिंग। ठीक है, अगर 1 से लेकर ये 50 गया तो इसमें 49 ऐड किया मैंने। सो 6 में अगर 49 ऐड करता हूँ सिर्फ 6 में तो 55। सो ये -6 से -55 तक के जा रहा है। अभी मैं क्या करना है, मुझे दोनों को ऐड करना है। अभी यहाँ पर है ना, दो टेक्निक हो सकती है, देयर कैन बी टू टेक्निक्स, 2 या 3 वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला देख लेता हूँ। सम ऑफ n टर्म्स क्या है, 50 टर्म्स, 50 n इंटू n प्लस 1 बाय 2, माइनस कॉमन निकाल लिया, 6 से लेकर 55 तक के सम निकालना है। सो क्या हो गया, 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 6, और ये हो गया 55, 61। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो। सो क्या है, 50/2 कॉमन निकाल लिया, 51 माइनस 61 दैट इज इक्वल टू 50/2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 250। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -250, क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस है। बट ये वाली मेथड कैसी थी मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने दो चीज का इस्तेमाल किया। पहला है मैंने स्प्लिट किया, और दूसरा है कि मैंने अलग अलग कंप्यूट किया एडिशन, मैंने अलग अलग कंप्यूट किया एडिशन, बराबर। बट देर इज अनदर वे टू इट। और फिर मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन।
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन, ठीक है। सो अभी एक और चीज है, सपोज, नाउ लेट्स से सपोज देयर इज सेकंड मेथड टू इट। व्हाट इज द सेकंड मेथड? 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8। ओ माय गॉड, तो हर एक का टर्म आ रहा है -5 -5 -5। ये कितने टाइम के लिए जाना है? ये टाइम के लिए जाना है 100। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी हैव क्लब्ड दिस टू नंबर। सो यहाँ पर इवेंचुअली 100 की जगह 50 नंबर्स रहेंगे, यानी कि -5 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू -250। आंसर आ गया। तो इसमें क्या किया मैंने? क्लब किया। इसमें क्या किया मैंने? क्लब किया। इसमें क्या किया? क्लब किया। ठीक है, तो क्लब करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ 50 टर्म्स है, तो ये सेकंड मेथड हो गई। ओके, तो दोनों मेथड से करो, आंसर आना चाहिए। जितना जल्दी आंसर है उतना अच्छी बात है। अभी यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द स्मॉल सम ऑफ द ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6 बिटवीन 100 टू 400। अभी हमको क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलकर रखा है, सपोज 100 से 400 के बीच में उन सारे नंबर्स का सम निकालो जो है डिविजिबल 6 से। तो अगर वो 6 से डिविजिबल है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, सॉरी 6 3 जा 18। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो 6 के टेबल में डिफरेंस रहता है 6 का, 2 के टेबल में डिफरेंस रहता है 2 का, 3 के टेबल में डिफरेंस रहता है 3 का। समझ गया? बट अभी 100 से लेके 400 मुझे थोड़ी ना मालूम है कि पहला टर्म 100 है। एक बात बताओ, 100 क्या डिविजिबल है 6 से? अगर नहीं तो हम फाइंड करेंगे। 16 6 जा 96 होता है, तो ये 100 के ऊपर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 17 6 जा 102। तो मतलब मुझे पहला टर्म मिल गया हमारा 102 है। जो डिफरेंस रहने वाला है वो 6 का रहने वाला है। अभी हमको फाइंड करना है कि लास्ट टर्म कौन सा है 400 के नीचे। सो 400 के नीचे 6, 6 6 जा 36 40, 6 6 जा 36 40। अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो आंसर आता है 396 विच इज डिविजिबल बाय 6। ओके, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो मैंने क्या किया? रिमाइंडर को माइनस कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था a इज इक्वल्स टू, सॉरी, b इज इक्वल्स टू a इंटू क्यू प्लस डी। तो अगर मैं d को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये b को मैं लिख पाऊंगा, नए b को मैं लिख पाऊंगा a इंटू क्यू के फॉर्म में, तो यानी कि ये डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने वही किया। मैंने पहला पहला नंबर क्या था? मेरा पहला नंबर था 102, मेरा डिफरेंस था 6 का, और मेरा लास्ट टर्म था 396। अभी इन्होंने क्या बोला है? सम निकालना है। सम तो मैं यू निकालता हूँ, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है आपको? नहीं। ओके, तो एन निकालना पड़ेगा। सो एल को क्या लिख सकता हूं मैं? एल को मैं लिख सकता हूं, एल को मैं लिख सकता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 396। सो एन माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू 396 माइनस 102 विच इज इक्वल टू 4। और इसमें से क्या 10 माइनस कर दिए तो 294। एन माइनस वन, अगर मैं 6 को यहाँ पर लेकर जाऊँ तो n माइनस वन बिकम 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54। सो n की वैल्यू होगी 50। सो कितने नंबर है? 50 नंबर है। सो 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज दिस एंड लास्ट टर्म इज दिस। सो दिस इज लाइक 50/2 इंटू 498 बराबर है। अगर मैं यहाँ से 2 उठा लूं, यहाँ से 4 उठाना चाहिए वैसे तो मुझे, ये क्या गया? 2 2 जा 249 जा। सो 249 इंटू 50 कर दो, जो भी अपना आंसर है दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो निकाल देते हैं ना 249। सो 250 इंटू 50 कितना होता है? 12500।
उसमें से एक 250 माइनस कर देते हैं, तो दैट इज लाइक 12 250। अरे 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 सॉरी, एक 49 है ना, 249 इंटू 50, तो एक 50 कम हो गया, तो यानी कि 12 450। ठीक है, 12 450। सो प्रॉब्लम 2.4, प्रॉब्लम 2.4 क्या है? इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, ओके, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, so y square is equals to x into z, then 1 upon log 1 plus log 10 to the x, comma 1 upon 1 plus log 1 upon 1 plus this will be in which term? तो इसमें क्या है, हमेशा याद रखना, देखो जब क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती है तब दो या तीन टॉपिक्स को साथ में करते हैं, तो इसीलिए जब भी तुम लेक्चर्स भी देखो तो एलओडी 2 और एलओडी 3 को स्किप कर देना, और एलओडी 2 एलओडी 3 लेटर स्टेज में देखना चाहिए हमारे प्रिपरेशन के। ओके, तो अभी देखते हैं, चलो मान लेते हैं एक्स वाई जी। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंस सिंस ये जो है चीजें, इसमें तीन टर्म्स है, तो मैं क्या करूंगा, सो सपोज अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, एक्स को हम लिखेंगे एक्स के फॉर्म में, वाई को लिखेंगे हम एक्स आर के फॉर्म में, और जेड को हम लिखेंगे एक्स आर टू के फॉर्म में। अभी मैं वन बाय के भी फॉर्म में लिख सकता था, बट अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम ये इसको थोड़ा चेंज कर दे, 1/1 प्लस लॉग 10 लॉग एक्स ही लिखूंगा, ठीक है। मुझे है ना वो पूरा लिखने की आदत नहीं है, ना ही मैं जब अपनी प्रैक्टिस करता था तब भी मैं ऐसे नहीं लिखता था, तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, ठीक है। 1/log x, कॉमा 1/1 प्लस लॉग XR, कॉमा 1/1 प्लस log 10 to the base XR स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग XR, 1 प्लस लॉग XR स्क्वायर। अगर मैं लॉग की कुछ फॉर्मूले मालूम होंगे, तो लेट्स से लॉग ऑफ ए बी कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, हमेशा याद रखना। तो यानी कि अगर नहीं भी समझा तो भी ठीक है, एक बार सुनकर देख लो, क्योंकि लॉगरिथम में हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो देखो, 1 प्लस लॉग एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस लॉग एक्स ऑफ आर, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग आर, ठीक है। और जब ये एक्स आर स्क्वायर है, तब मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग आर, और पहला नंबर क्या था हमारा, 1 प्लस लॉग एक्स। तो एक चीज देख पा रहे हो तुम, यहाँ पर लॉग आर ऐड हुआ, यहाँ पर फिर से और एक लॉग आर ऐड हुआ, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है लॉग आर का, और इसमें क्या कर कर रखा है, इसको रिवर्स करके रखा है। सो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस दिस, 1 प्लस दिस। बट अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, देन इट विल बी अ हार्मोनिक progression, then it will be a harmonic progression. Okay, yep, होप समझ गया होगा, अगर नहीं भी समझा तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज दिस इज अ लॉग 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 क्वेश्चन। देखो ना कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन देकर रखा है, बराबर। फाइंड T10 एंड S10 फॉर द फॉलोइंग सीरीज 185, ठीक है। फाइंड T10 एंड S10 फॉर द फॉलोइंग सीरीज, तो यहाँ पर क्या देख, तो यहाँ पर हम एक अज्यूम कर रहे हैं, हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 7 है, जो पहला टर्म है वो 1 है। तो 10th टर्म A10 कैसे निकालेंगे, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन, दैट इज 9 इंटू डी, 1 9, और डी क्या है, डी की वैल्यू है 7, सो 1 प्लस 9 7 63, सो दैट इज इक्वल्स टू 64, बराबर। सो A10 हो गया। अभी S10 निकालना है,
how to calculate S10? There are two formulas, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, और एक फॉर्मूला S10 का, फर्स्ट n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कोई भी इससे सॉल्व कर लो। n की वैल्यू है 10/2, a पहला टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 64, तो निकाल लो। 65 इंटू 5, 5 5 25, 2 6 5 30, 325। ठीक है, 325। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देकर रखा है, 2 8 32। यहाँ पर डिफरेंस काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर रेशियो काम करेंगे। सो 8/2 इज इक्वल टू 32/8। 8/2 इज इक्वल टू 32/8। ठीक है, 8/2 इज इक्वल टू 32/8 बराबर। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर एक बात देखते हैं कि T18। सो अगर 18th टर्म फाइंड करना रहा तो ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, ए आर टू द पावर n माइनस 1। इसमें बताओ ए क्या है, ए है 2, आर क्या है, आर है 4, आर है 4 क्योंकि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 4। 4 टू द पावर n, n कितना है 18, 18 माइनस 1, सो ये हो गया हमारा t 4 to the power 817, which can be written as 2 into 2 to the power 34, which can be written as 2 to the power 35। ठीक है, ये हो गया हमारा T18। अगर हमको S18 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे S18? S18 इज A R to the power n minus 1 upon R minus 1। A क्या है, A है 2, R क्या है, R है 4, N क्या है, N है 18 माइनस 1 अपॉन R क्या है, R है 4 माइनस 1। सो 2/3 इंटू दिस टर्म। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो तुम ही करो, क्योंकि मैं तो कैलकुलेट नहीं करने वाला, बहुत बड़ा नंबर आएगा वो। ओके, इन दिस सीरीज 1/4 till n terms of AP or a GP or an HP or a series which cannot be determined। यार एक बात बताओ तुम, दो टर्म्स में मैं क्या ही पता कर पाऊंगा। ठीक है, सपोज ये 1 देकर रखा है, ये 4 देकर रखा है, ये 4/1 हो सकता है, ये -3 +3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या इंटू 4 हो सकता है, तो इससे कुछ डिटरमाइन नहीं होता है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से करो। जैसे इसमें ना हमेशा ऐसे अल्टरनेट अल्टरनेट देखना, या फिर 3-3 के इसमें देखना। ठीक है, नथिंग है। सो यहाँ पर दो सीरीज बनती है, 1 + 6 + 11 गोइंग ऑन, एंड एक है 4 + 5 + 6 एंड गोइंग ऑन। तो ये 200 टर्म्स है टोटल, तो ये 100 टर्म्स होंगे, ये 100 टर्म्स होंगे बराबर है। पहले इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 5 का, पहला टर्म है 1। इसमें है डिफरेंस 1 का और पहला टर्म है 4 बराबर। तो अभी अपन देखेंगे दोनों का सम, n/2 दैट इज 100/2, 100/2, 2a, क्योंकि हमको आखिरी टर्म नहीं मालूम, तो हम देखेंगे 2a, 2 इंटू ए कितना हो गया, प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 99, इंटू डिफरेंस कितना है 5 का, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हुए कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि 100/2 कॉमन है, ये क्या है ट्वाइस ऑफ, ये दोनों को ऐड कर लिया 5 हो गया, प्लस ये क्या 99 99 कॉमन निकाल लिया, ये 9 + 5 6 हो गया। सो यानी कि 100/2 ये हो गया 10। यहाँ पर फिर से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ ना मैं, तो ये 5 + 99 इंटू 3 हो गया, ये कितना हो गया 300, ये 297 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 302। सो 302 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 30। समझे, ये दोनों को ऑप्शन को गलती से सेम करके रखा है, चेंज कर लूंगा। ठीक है, अभी ये देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 24। अरे बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया। उन्होंने, अभी हम देखते हैं उन्होंने क्या कर कर रखा है, उन्होंने डायरेक्ट सम देकर रखा है। अरे तो हमारा तो काम इजी हो गया, सम देकर रखा है 54 का, पहला टर्म देकर रखा है -12 का, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज +3। सो 9 से 12 गए, सॉरी 12 से 9 गए,
+3 करना पड़ा, +3 +3 +3। ओके, सो सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको n की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो हमने क्या दिया, 54 लिखा। ये a क्या है, n नहीं मालूम हमको, ठीक है। ट्वाइस ऑफ a क्या हो गया, -24 प्लस n-1 इंटू डी क्या हो गया, 3 का हो गया। अगर मैं 3 को बाहर निकालता हूँ तो ये -27 होगा प्लस 3n होगा, ठीक है। और ये हो गया 54 इंटू 2। अभी एक बात बताओ, अभी मैं लिखता हूँ स्क्वायर, ये है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3n²। अभी एक बात देख रहे हो आप, 3 3 3 कट रहा है, 3 9 जा 3 1 जा 3 8 जा 24, ठीक है। n² -9n -18 2 जा 36। तो 36 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ कि जिससे 9 आंसर आना चाहिए, वो भी प्लस माइनस करके। सो 12 3 जा 36 बराबर है, और -12 प्लस 3, सो n² -12n plus 3n minus 36. So two factors will be n minus 12, n plus 3. So n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू एक तो 12 हो गई या फिर -3 हो गई। n cannot be minus, so n is always equals to 12. So इसका आंसर हो गया हमारा 12। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जब देखेंगे आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब देखेंगे तब ये कर लेंगे, तो नॉट एन इशू। और ऐसे ही रहता है यार, टफ क्वेश्चंस हमेशा 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिलाकर ही बनते हैं, समझे। अभी ये देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 into 2 into 3 2 into 3 into 5 3 into 4 into 6। ओके, the sum of the n terms of the series will be, oh my god, the first term is there a common ratio, we will see that। तो इसमें अगर क्या है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो डायरेक्ट ऑप्शंस डाल दो, डायरेक्ट सपोज n इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आना चाहिए, 4 टू जा 8 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 1 डाला, 1 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, तो ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3, ये गलत है ऑप्शन। फिर ये क्या है यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये 1 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 प्लस 19 प्लस 26, कितना होता है ये, 22 प्लस 26 8 48। सो ये हो गया 12 4 जा 48, यहाँ पर 8 आंसर आ रहा है। अभी n को 1 1 हर जगह पुट करके देखो, 1 ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर तो 6 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अभी एक लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो अभी क्या करना है तुमको, इन दोनों में 8 8 आ रहा है, तो बी या फिर डी में से एक कोई ऑप्शन हो सकता है। तो अभी हम इसमें n में 2 डालेंगे, ठीक है। तो 2 डालने पर इन दोनों का सम क्या आता है बताओ, ये 8 प्लस 5 टू 10 प्लस 5 इंटू 2 10 10 इंटू 2 30, तो ये हो गया 38। तो ठीक है, एक में चेक करते हैं, दूसरे को डाल देंगे। इन दोनों में से मुझे ये वाला सिंपल लग रहा है, ठीक है। n को 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, 4 4 से 16, तो ये नहीं है आंसर, ठीक है। हमारा आंसर है बी। तो ऑप्शन डायरेक्ट कभी कभी पुट करके देख लो, हो सकता है आंसर मिल जाए, क्योंकि हमारे ऑप्शन बेस्ड पेपर है ना, टीटा रहा तो बात अलग है, ठीक है। हेंस वी कैन रिजेक्ट ऑप्शन डी एंड गेट ऑप्शन बी, ठीक है क्या। तो बहुत क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाते हैं जनरली। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एलओडी 1 करेंगे मैक्स टू मैक्स, और एलओडी 2 और 3 हम बाद में देखेंगे। और मैंने एक शीट शेयर करके रखी होंगी जिसमें लेक्चर्स ट्रैकिंग होती है। तो अगर तुम है ना कहीं पर ऐसे मेंशन कर कर रखते जाओ कि ये लेक्चर कंप्लीट, ये लेक्चर बाकी है, ठीक है,